देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन कोई नहीं ले सकता क्योंकि सीमा पर रणबांकुरे प्रहरी बनकर आन बान शान के साथ अड़े डटे और खड़े हुए हैं। दुश्मन पर भी मारे तो उसका एक पल में खात्मा तय है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज के हमारे बेहद ही खास शो वॉर रूम कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। आज जाबाज हिंद जवानों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और गरजते हुए चीन को चेतावनी दे दी कि स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। साथ ही यह भी कह दिया कि बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन मसला कहां तक कितना हल होगा कहा नहीं जा सकता। हाथों में LMG गन लिए हुए दुश्मन देश की तरफ निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने संकेत दे दिया कि सुधर जाओ वरना सुधार तो हम देंगे ही। चीन और भारत के बीच बने हालातों की समीक्षा के लिए हमारे साथ होंगे एक्सपर्ट्स। उनकी निगाहों से समझेंगे हम कहां पर पहुंचे हुए हैं, आगे कहां जाने वाले हैं, आज UN में क्या कहा जाएगा जब प्रधानमंत्री बोलेंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर राजनाथ सिंह सीमा प्रहरियों का जोश हाई करने के लिए पहुंचे और आज आपको हम वो जगह दिखाएंगे जहां हजारों फीट की ऊंचाई पर हिंद के वीर जवानों ने करतब दिखाया है। आपको दुनिया में चीन को अलग थलग करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी के बारे में बताएंगे और साथ ही वो राज बताएंगे जिसमें आपको साफ नजर आएगा कि चीन तो UN को भी ठेंगे पर रखता है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, बाबा बर्फानी के दर पर जाएंगे रक्षा मंत्री, अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। कल सुबह बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। 2 दिन के LAC और LOC के दौरे पर है राजनाथ सिंह। आज वो पहुंचे LAC पर, लुपुंग में जायजा लिया। उन्होंने न सिर्फ जायजा लिया बल्कि संकेतात्मक संदेश दिया है दुश्मन मुल्क को और भारतीय जवानों की हौसला अफजाई की है। और अब अमरनाथ बाबा के दर्शन करने जाने वाले हैं। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे क्योंकि बाबा अमरनाथ के दर्शनों की यात्रा शुरू होने वाली है। हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी इस पर निगाह रखे हुए हैं। सुमित, इस यात्रा के पूरे तौर पर मायने क्या हैं? ये जो अगला पड़ाव है अब ये क्या दिखाएगा? देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं दिनेश तो ये पिछले 1 साल में पहला दौरा होगा, क्योंकि आपको याद है पिछले साल अगस्त महीने के अंदर अमरनाथ की यात्रा को बीच में रोक दिया गया था जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। और अब उसके बाद अगर रक्षा मंत्री अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं और खास बात ये कि वो 2 दिवसीय यात्रा जिसपे उन्होंने पहला 1 दिन LAC पर दिया और उसके बाद LOC के सिक्योरिटी रिव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो अमरनाथ मंदिर जाएंगे, अमरनाथ की सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे और लगातार वहां पे टॉप ऑफिशियल से मिलेंगे आर्मी के, तो ये संकेत दे रहा है कि लगातार LAC और LOC पर जो लगातार थ्रेट परसेप्शन बन रहा था उसको लेकर हमारी रक्षा मंत्रालय, हमारे फोर्सेस लगातार गहन चिंतन में है। तो 2 फ्रंट्स की बात की जा रही थी और इन दोनों ही फ्रंट्स पर भारत मुस्तैदी से डटा हुआ है और एक संदेश जाना आवश्यक है, इसलिए दोनों ही जगहों का दौरा रक्षा मंत्री की तरफ से किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद सुमित, आज पूरे दिन वॉर रूम कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़े रहे और जानकारी देते रहे। लेकिन अब हम आपको बता दें कि हमारे पास जो एक्सपर्ट्स पैनल अब मौजूद है वो कौन है। लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कॉमोडोर रंजीत राय डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कॉमोडोर AS बहल साहब डिफेंस एक्सपर्ट देखिए आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, और साथ ही कर्नल दानवीर नजर आ रहे हैं आपको। और अभी जब वो हमारे साथ जुड़ रहे थे अपनी मूंछों में ताव देते हुए तो ये बहुत कुछ बयान कर रहा था हमारे आर्मी ऑफिसर्स के हौसले के बारे में। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से चर्चा शुरू करूं, आइए आपको एक महत्वपूर्ण इन्फोग्राफिक्स दिखाता हूं। आपको यह बताता हूं कि आज कहां का दौरा किया गया और उसकी अहमियत क्या है।
क्यों ये वक्त चुना गया, कौन सी जगह चुनी गई और उसके पीछे संकेत क्या हैं? आइए चलते हैं, देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जिनका दौरा पहले जुलाई के पहले हफ्ते में शेड्यूल था, वो रीशेड्यूल हुआ। उस समय प्रधानमंत्री पहुंचे, नीमा पहुंचे और वहां जाकर यह कह दिया कि विस्तारवादी नीतियों पर अब भरोसा नहीं करेगी दुनिया, अब विकासवाद की बात होगी। बगैर नाम लिए चीन पर निशाना साधा और चीन ने चोर की दाढ़ी में तिनके की तर्ज पर कहा कि हम तो विस्तारवादी हैं ही नहीं। अब क्यों पहुंचे लुपुंग? आइए बताएं आपको रक्षा मंत्री यहां क्यों पहुंचे। यह है लुपुंग पोस्ट, ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो मुहाना, और हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित आज दिन भर से आपको बता रहे हैं इसकी अहमियत। ये है लुपुंग और ये है लुपुंग पोस्ट। यहां पर पहुंचे रक्षा मंत्री और इसकी अहमियत यह है कि पेंगोंग का ये इलाका, यहां से हट नहीं रही चीन की सेना। डेप्सांग में और पेंगोंग त्सो में खास तौर से वो ढिठाई दिखा रही है और इसी ढिठाई को दूर करने के लिए एक संदेश जाना जरूरी था और इसीलिए रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे। रक्षा मंत्री ने यहां पर पहुंचकर जवानों से बातचीत की, एलएमजी हाथ में थामी और ये कह दिया कि अगर चीन बाज नहीं आएगा तो हमको दूसरे तरीके भी आते हैं। हम अभी तक संयम से काम ले रहे हैं, लेकिन इसकी भी एक हद होगी। बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन इससे मसला सुलझ जाएगा ये अब हम नहीं सोच रहे हैं। नहीं सुलझेगा तो हमारे पास दूसरे तरीके हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं, ये है वो झील जिसके मुहाने पर यह संदेश दिया गया है, क्योंकि इसी झील में फिंगर 4 से पीछे जाकर फिंगर 8 से और पीछे जाए, यह कहा जा रहा है। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि रिज में जहां ऊंचाइयों पर आप चढ़े हुए हैं वहां से नीचे उतरिए, लेकिन यह चीन अभी तक नहीं मान रहा है। डेप्सांग का वो इलाका कौन सा है, आपको हमने ये दिखाया कि जहां पर आज लुपुंग पोस्ट पर पहुंचे थे वहां की क्या अहमियत है, लेकिन साथ में आप देखिए कि वो पूरा इलाका कौन सा है जहां खास तौर से उसने तनाव बनाया हुआ है। यह है डेप्सांग। डेप्सांग खास तौर से दौलत बेग ओल्डी जो एयर स्ट्रिप सबसे ज्यादा ऊंचाई पर दुनिया की बनी हुई है और भारत ने सामरिक दृष्टिकोण से इसको इसलिए बनाया है क्योंकि काराकोरम पर बुरी निगाह डालने वाले चीन या पाकिस्तान को हम वक्त रहते और सही तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इसलिए ये यहां पर आपको डेप्सांग दिखाई दे रहा है जहां पर वो अंदर जाकर भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसमें कामयाब नहीं हो रहा, लेकिन पीछे हट नहीं रहा बातचीत के बावजूद। यहां आपको गलवान झड़प का वो बिंदु दिखाई दे रहा है PP-14 में जहां पर ये झड़प हुई थी। तो ये देखें आप, ये यहां से इस लोकेशन पर, और इसके पीछे ये है हॉट स्प्रिंग फ्लैश पॉइंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और यह है पेंगोंग झील वाला इलाका। यह झील आपको नजर आ रही है। फिलहाल यहां ये इलाका और ये इलाका, ये दोनों सामरिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक जगह दौलत बेग ओल्डी बहुत करीब हो जाता है, दूसरी जगह उसने जो रोड बनाई हुई है पेंगोंग और स्पेंगर झील से निकलकर वो रोड पीछे जाकर उस हाईवे से जुड़ती है जो तिब्बत से जिनजियांग को जोड़ता है, G219। इसलिए इन दोनों जगहों पर वो पीछे नहीं हटना चाह रहा और भारत यह कह रहा है कि अगर यहां से बातचीत के मुताबिक तुम पीछे नहीं हटे तो फिर वो होगा जिसको अभी तक टाला जा रहा है। तो फिर युद्ध के अलावा कोई और सूरत नहीं बचेगी। यहां पर आप देखें डेप्सांग में चीनी सैनिकों की पोजीशन, ये है DBO एयर स्ट्रिप जो आपको यहां नजर आ रही है, दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप, जो कि दरबुक, शोक, दौलत बेग ओल्डी रास्ते से यहां तक सबसे, इसके पीछे आपको काराकोरम दिखाई दे रहा है और यहां पर यह है उसकी राडार पोजीशन। डेप्सांग में यहां पर उसने राडार पोजीशन संभाली हुई है और यह है तिएवेंदियन नामक एक जगह जहां उसने बड़ा फोर्टिफिकेशन किया हुआ है, अपना एक बड़ा बेस बनाया हुआ। हालांकि ये LAC में उसकी तरफ है, लेकिन यहां पर जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन उसने किया हुआ, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वो निश्चित रूप से इंटिमिडेटिंग है। यहां पर ये है, देखिए, अगर आप इसको बहुत गौर से देखेंगे, सैटेलाइट से ली हुई इमेज, तो इसमें आप देखेंगे यहां पर इसने फेंसिंग की हुई है। यहां जो उसके बार्ब्ड वायर्स की पूरी तरफ चारों तरफ फेंसिंग है। ये सुरक्षा दीवार उसने बनाई हुई है। निगरानी पोस्ट यहां पर वॉच टावर्स बनाए हुए हैं और ये है यहां पर उन्होंने बिल्डिंग्स और कुछ अस्थायी टेंट्स बनाए हुए हैं। साथ में ये है उनकी मेन बिल्डिंग जहां से वो डेप्सांग में होने वाली तमाम गतिविधियों का संचालन करते हैं और ऊर्जा जरूरतों के लिए हमेशा की तरह जैसा हम देखते हैं जहां भी उसने इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, ये है सोलर पैनल। तो डेप्सांग और साथ में पेंगोंग, इन जगहों से
उसका हटना आवश्यक है। इसको लेकर मेहमानों के पास चलूंगा और समझूंगा कि रक्षा मंत्री ने क्या यही संदेश देने की कोशिश यहां लोगों पहुंचकर की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जब प्रधानमंत्री यूएन में बोलने वाले हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर हैं कि प्रधानमंत्री आज बोलेंगे तो वो क्या कहेंगे। क्या चीन को लेकर सीधा हमला होगा? क्या वो चीन जो यूएन में सदस्य होने के बावजूद यूएन को ठेंगे पर रखता है, क्या उसको निशाने पर लिया जाएगा? क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बस कुछ ही देर में उनका संबोधन 75वीं वर्षगांठ से पहले 75वीं सालगिरह यूएन की है, उसकी पूर्व संध्या में ये बात वो कहने वाले हैं। क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? विश्व नायक में रात 8 बजे इसकी संपूर्ण विवेचना आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए मेहमानों का रुख करता हूं और सबसे पहले मैं चलता हूं कर्नल दानवीर के पास। कर्नल दानवीर, मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसमें आप चुशूल में बैठे हुए अपने काउंटर पार्ट से नेगोशिएट कर रहे थे चाइना में, और वो उस दौरान भी जाहिर है यही बातें हो रही होंगी कि इस तरफ मत बढ़ो। ये किस तरीके की कहानी है, ये कैसी दास्तान है जो चलती आ रही है, और पैंगोंग से क्यों नहीं हट रहा है चीन? नहीं लगता मुझे कि कर्नल दानवीर को अभी मेरी आवाज जा रही है। तब तक मैं वीके चतुर्वेदी साहब के पास पहुंचता हूं। वीके चतुर्वेदी साहब, लुकुंग पहुंचना क्या मायने हैं इसके रक्षा मंत्री जब वहां पहुंचे? हमारे रक्षा मंत्री जी का लुकुंग पेंगोंग त्सो के बिल्कुल पास जाना एक बहुत बड़ा संदेश देता है। एक तो ये कि हमारे सीनियर कमांडर्स वगैरह से बिल्कुल ग्राउंड पोजीशन में जाके उनसे फीडबैक लेना, उनका हौसला अफजाई करना, जवानों के साथ इंटरेक्ट करना, उनका मनोबल बढ़ाना, और सबसे महत्वपूर्ण चीन को एक कड़ा संदेश देना कि आप किसी प्रकार की कोई गलत हरकत ना करें, क्योंकि भारतीय सेना तैयार है। हम स्वाभिमान, आत्मसम्मान और अपनी देश की अखंडता और संपूर्णता के लिए किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे। और इसलिए ये बहुत चतुर्वेदी साहब, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या हमको पहले से जब हम उससे बातचीत कर रहे थे, जब हमारी बातचीत हो रही थी उससे कूटनीतिक स्तर पर या कमांडर लेवल पर, क्या हमको पहले से मालूम था कि पैंगोंग और डेप्सांग पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या ये अंदेशा नहीं था? लग रहा था कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन वो आगे कोऑपरेट करेगा। मैं रंजीत साहब के पास इस बात को लेकर जाना चाहूंगा। रंजीत साहब, ये अंदेशे पहले भी थे क्या इन दोनों जगहों को लेकर? देखिए, पहले आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे आपने समझाया बिगोल, और उन्होंने 1962 में भी इसी जगह पे कॉपी बुक इतिहास फिर से आता है। वो डर गए हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक आपने बोला, दुर्बुक, शाइलॉक, डीबीओ कहाँ है? वो बगल में है, उनकी जो काराकोरम पास है जहां बॉर्डर है उनका, आगे जाके देखिए वो सीपीसी बना रहे हैं। तो ये माओ ने भी कहा था कि कभी भी आपको कुछ करना है, सरप्राइज, चुपचाप 3-4 जगह जाइए। तो देखिए आ गए, हमको पता कुछ चला था कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो तिब्बत बॉर्डर लद्दाख के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन पहले भी बहुत फेस ऑफ हुए हैं, किसी ने नहीं समझा कि इस समय वो बिल्डिंग इक्विपमेंट ला रहे हैं, तंबू ला रहे हैं, पिल बॉक्स ला रहे हैं, और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो 5 मई पे पैंगोंग त्सो में आईटीबीपी से पॉइंट फिंगर 4 पे वो 8 से इधर आ गए और एक मुठभेड़ हुई। वो तो टीवी पे दिखाया जी, फिर आपने टीवी पे देखा, वो उधर आ गए। तो ये इतिहास फिर से हो रहा है, क्योंकि अब लेकिन सर इन दोनों जगहों पर कोई सरप्राइज जैसी बात नहीं है। मैं ये भी समझना चाह रहा हूं, ये बात निश्चित रूप से चाइना की वॉर बुक्स में लिखा हुआ है कि सरप्राइज करो, छुप कर करो, गोपनीय रखो, छल करो। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि डेप्सांग में वो क्या चाह रहा है और पैंगोंग में वो क्या चाह रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कर्नल दानवीर, आपने तो वहां चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत भी की है, नेगोशिएशंस में आप शामिल भी रहे हैं। क्या बातचीत होती है, क्या कहा जाता है चीन की तरफ से, और इन दोनों जगहों से वो डेस्केलेट करेगा या सिर्फ बातें कर रहा है वो? देखिए, ये बातचीतें जो आपने बातचीत का जिक्र किया, वो बातचीतें होती हैं जो आपकी तरफ से आपत्ति है, आप अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं, जो उसकी तरफ से आपत्ति है वो अपनी आपत्ति दर्ज करता है। अच्छा, और उसकी तरफ से भी आपत्ति होती है, हद है।
हाँ, जो छोटी मोटी कोई आपस में समस्या हो तो वो पहले सॉल्व कर ली जाती थी, जो जिन बातचीतों का हवाला आप दे रहे हैं मेरे संदर्भ में। लेकिन जहां तक आज की बात है, जहां पर इतनी स्थिति समस्या इतनी जटिल हो गई है, चाहे वो देप्सांग हो चाहे वो पगोंगसो हो, तो मेरी जानकारी के मुताबिक देप्सांग में तो क्विड प्रो को के तहत हम थोड़ा बहुत मजबूती से हैं और वही हमारा नेगोशिएटिंग पॉइंट है और उसी के चलते हम उनके ऊपर पगोंगसो पर दबाव बना रहे हैं। बहल साहब के पास मैं जाता हूं, कर्नल दानवीर आपके पास फिर लौटूंगा। बहल साहब, क्या आज रक्षा मंत्री का वहां पहुंचना एक बड़ा संदेश है? क्या पेंगोंग को लेकर और देप्सांग को लेकर ही ये संदेश है? क्या रक्षा मंत्री का वहां पहुंचना एक्चुअली इसी के लिए था क्या? देखिए, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्नलिंग है। इसे हम अपनी भाषा में पॉलिटिकल सिग्नलिंग कहते हैं कि जो देश की टॉप लीडरशिप है वो दो लोग हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पहले लद्दाख में आए और अब हमारे रक्षा मंत्री 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर सिर्फ फिंगर 4 से दूर वहां पे उन्होंने अपना मीटिंग भी की, एड्रेस भी किया और क्लियरली कहा कि 1 इंच भी भारत अपनी टेरिटरी को नहीं देगा। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल है चीन को कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी अपने LAC की जो प्री अप्रैल 2020 की पोजीशन है उस पे चले जाओ, अदरवाइज भारत तैयार है। और भारत तैयार है तीनों सेनाओं से, चाहे वो आर्मी है 3 डिवीजन से ऊपर जिनके स्प्रेड आउट है, हमारे अपने टैंक्स हैं, आर्टिलरी, एयर डिफेंस गन्स हैं, हमारे एयरफोर्स को अगर हम देखें तो आपने चिनूक हेलीकॉप्टर को भी उड़ते देखा जो कि अटैक हेलीकॉप्टर है, उसमें अगर आप देखें तो लॉन्ग बो रेडार लगा है। बहल साहब, आपकी इस बात को लेकर फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। जो आपने कहा ये अंडरलाइन करने लायक बात है। आपने कहा है कि बहुत बड़ी पॉलिटिकल सिग्नलिंग है ये। अशोक सज्जनहार साहब के पास मैं जा रहा हूं। अशोक सज्जनहार साहब, प्रधानमंत्री का दौरा और उसके 2 दिन बाद हमारे NSA की चीन से बातचीत और उसके बाद डिस्कलेशन डिसएंगेजमेंट की बातें, अभी वहां रक्षा मंत्री का पहुंचना, क्या बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट होती हुई चीजें हैं जो बैकडोर एफर्ट्स चल रहे हैं और जो हमको यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या ये एक समन्वय के तहत हो रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और मेरे विचार से संदेश जा रहा है, जैसे हमारे और पैनलिस्ट ने बताया, यकीनन ये संदेश जा रहा है चीन के लिए, परंतु मैं ये भी कहूंगा ये संदेश है हमारे अपने सैनिकों के लिए, हमारे अपने देश के लिए, हमारी अपनी जनता के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। जो आप वहां पर जो सैनिक हमारे तैनात हैं, इतनी बखूबी उन्होंने जो कुछ भी काम कर रहे हैं वहां पर, चाहे वो सियाचिन पर हो, चाहे वो DBO पर हो या और ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हो, जितना अच्छा ये काम कर रहे हैं, जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बिल्कुल हैंड्स ऑन है। जो भी उनकी जरूरतें हैं, जो कुछ भी उनको चाहिए, उनको पूरा मुहैया कराया जाएगा और पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल उनके साथ खड़ी है। और दूसरा, ये चीन के लिए जो संदेश है बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि 15 जून की रात को जो वहां पर हादसा हुआ गलवान वैली में, वहां पर हमारे सैनिकों ने अपना शौर्य दिखाया। 20 हमारे सैनिक शहीद हुए। चीन के कितने सैनिक मारे गए अभी तक नहीं पता है, उन्होंने कुछ नहीं बताया, परंतु उनके लिए यकीनन बड़ा एम्बैरेसिंग ये बात हुई, क्योंकि उनके काफी लोग मारे गए होंगे, तभी वो बाहर आकर बताने का आपने भी इस बात को रेखांकित किया कि ये बहुत बड़ा इशारा है और वहां फौज के साथ ये संदेश भी है कि पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट फौज को है। मैं एक अहम खबर बता दूं, उसके बाद फिर से मेहमानों का रुख करता हूं। चीन को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। ऑनलाइन कंपनी अमेज़न का फैसला है कि हर प्रोडक्ट पर ओरिजिन लिखा हुआ होगा। प्रोडक्ट पर चीन लिखने से जाहिर है बिक्री कम होगी और भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। और अब भारत सरकार ने जो फैसला किया था वो अमल में लाया जा रहा है कि ये जो साइट्स हैं जिसके जरिए आप सामान खरीदते हैं वो क्लियरली मेंशन करेंगी कि यह सामान कहां पर बना हुआ है और उसके हिसाब से आप फैसला कर सकेंगे कि आपको वो सामान खरीदना है कि नहीं। चीन को हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है और उसी के तहत ये कदम भी उठाया गया है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक और इंफॉर्मेशन, एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन का रुख कर लेते हैं। बहुत जरूरी है इस पड़ाव पर ये बातें समझना। देखिए, हिंदुस्तान एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन इसका नाजायज फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। ये संदेश प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने दे दिया है। और आप देखिए, जब न्यूयॉर्क में आप जानते हैं, न्यूयॉर्क में ही टर्टल बे में UN का हेडक्वार्टर्स है और यहीं से
पूरे विश्व में क्या हो रहा है, देशों का अलाइनमेंट किधर हो रहा है, किन महत्वपूर्ण मुद्दों को। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने डेवलपमेंट गोल भी सेट किए हुए हैं जिसमें तमाम देशों को एक साथ हिस्सा लेना है। और यहां पर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने यूएन में पहला भाषण दिया तो उन्होंने क्या कहा। पहला भाषण जब उन्होंने दिया वो न्यूयॉर्क पहुंचे, टर्टल बे में यहां पर जो हेडक्वार्टर है वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि यूएन महासभा में जाहिर है हिंदी में बोला जाना ये पूरे भारत के लिए गौरव का विषय था। और उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले मुल्कों को अब चेत जाना चाहिए। जो लोग अपनी धरती से आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं उन्हें बाज आना चाहिए। इसके बाद फिर सितंबर 2014 में वो न्यूयॉर्क पहुंचे और यहां पर यूएन में जाने के बाद उन्होंने क्या महत्वपूर्ण कहा। उन्होंने कहा 70वां यूएन महासभा सम्मेलन था, उन्होंने दूसरा भाषण दिया और कहा कि यूएन की क्रेडिबिलिटी पर जो संकट है उसको दूर किया जाना चाहिए। यूएन की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए और कोशिशों की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और फिर उसके बाद सितंबर 2019 में तीसरा भाषण जब उन्होंने दिया तो उन्होंने भारत के स्वच्छता अभियान और महात्मा गांधी के से संबंधित 150 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी की प्रासंगिकता पूरे विश्व के लिए आज भी उतनी ही है और इसीलिए स्वच्छता अभियान को जोर शोर से चलाया जा रहा है। आतंकवाद के बारे में भी उन्होंने 5 बार जिक्र किया और कहा कि इसे अब रोके जाने के विषय में निर्णायक कदम उठाए जाने पड़ेंगे। और वो देश जो अभी तक खुद को तटस्थ महसूस कर रहे हैं, अब मौका आ गया है कि वो सामने आए और इससे पहले कि आतंकवाद की आंच उनको भी लगे वो जरूरी कदम उठा लें। कुछ ही देर में यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भाषण देने वाले हैं, लेकिन इस बार वो किन बातों को हाईलाइट करेंगे। हालांकि ये इको सोशल एक तरीके से सेशन है, इकोनॉमिकल और सोशल सेशन में उनको बोलना है। यहाँ पर एंटोनियो गुटेरेस भी होंगे, वो भी होंगे। क्या बातें रेखांकित की जाती हैं, क्या महत्वपूर्ण कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्या वो चीन का नाम लेकर सीधे कुछ बोलेंगे, क्या वो सीधे सीधे ये बोलेंगे कि अब चीन की तरफ, चीन के साथ या चीन के खिलाफ इस तरीके का ध्रुवीकरण हो गया है। 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र में भारत, ये हम बात कर रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप जानते हैं कि 5 सदस्य ऐसे हैं जो स्थायी हैं और 10 सदस्य ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पर होते हैं। और इन 10 सदस्यों में से 5 2-2 साल के लिए फिर वो बदलते रहते हैं। अब जब एक बार फिर से, और ये देखिए पहली बार 1950 और 51 के दौरान, दूसरी बार 1967 और 68 के दौरान, तीसरी बार 72 और 73 के दौरान। हालांकि भारत आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर भी सिक्योरिटी काउंसिल का हो सकता था, लेकिन वो मौका गंवाया गया। ये आप देख रहे हैं कब कब भारत अस्थायी सदस्य बना यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का। 2020-21 8वीं बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पर। लेकिन जब वो अस्थायी सदस्य के तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर जुड़ा है, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर है कि क्या कहा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उनको विश्व नायक के तौर पर पूरी दुनिया देख रही है। क्या उनकी अगुवाई में चाइना की विस्तारवादी नीति के खिलाफ एक निर्णायक जंग छेड़ी जाने वाली है। आइए वापस चलता हूं अपने मेहमानों के पास। सबसे पहले अशोक सज्जनहार साहब, बहुत बड़ा कूटनीतिक अवसर है ये, आपकी टिप्पणी। देखिए, ये वाला जो सेशन हो रहा है ये इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ द यूएन है। ये बेसिकली बात करेगा, जो देखिए आपने स्वयं इसका जिक्र किया, 2015 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो डिसाइड किए गए थे उसके बारे में ज्यादा बातचीत होगी और ये 75वीं वर्षगांठ है। तो मैं पहली टिप्पणी तो ये करूंगा, जो प्रधानमंत्री कोई भी द्विपक्षीय बात नहीं करेंगे, चीन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री बताएंगे जो भारत एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल इंटरनेशनल स्टेक होल्डर है। तो जो मल्टीलैटरलिज्म का है वो उसके ऊपर जो अब पूरी दुनिया को साथ में मिलकर आकर जो हमारे साथ चुनौतियां हैं, चाहे वो कोविड-19 पेंडेमिक हो या आतंकवाद हो या
क्लाइमेट चेंज हो या पॉवर्टी रिमूवल हो, प्रधानमंत्री इन बातों पर ध्यान देंगे। वो कोई द्विपक्षीय बात पर, चाहे पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ हो, उसके ऊपर मेरे विचार से बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भारत का जो नजरिया है पूरी दुनिया के साथ, आपने जिक्र किया 2014 में एक और महत्वपूर्ण बात दिनेश जी जो उन्होंने कही थी, जो हमको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। और आपको मालूम है जो बिल्कुल करीब 1.5 महीने में ही 170 देशों से ज्यादा देश इसको को स्पॉन्सर कर रहे थे, और हर साल 21 जून को हम ये इंटरनेशनल योग दिवस मनाते हैं। विम्स और तो इसीलिए जो इनिशिएटिव्स कोविड के दौर में लोगों ने ये देख भी लिया कि योग का जीवन में क्या महत्व है, उसको प्रैक्टिकली देख भी लिया गया। और मैं इसको लेकर चतुर्वेदी साहब के पास जाऊंगा, ये महत्वपूर्ण बात है और राजनयिक अनुभव से ये कह रहे हैं अशोक सज्जनहार साहब की इसमें बाइलैटरल कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। असल में इसका जो सब्जेक्ट है वो भी यही है कि कोविड एरा में बहुध्रुवीयता, इसका महत्व। लेकिन सर ये असाधारण परिस्थितियां हैं और असाधारण परिस्थितियों में कई बार असाधारण चीजें भी होती हैं। अगर देखा जाए तो यहां पर प्रोटोकॉल के तहत तो यही होगा कि जो अशोक सज्जनहार साहब कह रहे हैं, लेकिन क्या हम देखेंगे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चीन के संदर्भ में जिक्र होगा सर? दिनेश जी, मैं सज्जनहार साहब से बिल्कुल सहमत हूं। ये एक ऐसा मौका है जब हमारे प्रधानमंत्री विश्व के समान बात करेंगे, तो अच्छी बातों पे ज्यादा नहीं ध्यान केंद्रित होगा। वो विश्व के कल्याण के लिए विश्व से की जो समस्याएं हैं, हो सकता है विस्तारवाद और विकासवाद के बारे में थोड़ा बात करें, लेकिन मेरे कुछ बातें समझ में नहीं आती सर, और मैं लेमैन के हिसाब से पूछना चाहता हूं। ये बात सही है कि इस समय जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक यही किया जाना चाहिए, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, इट्स लाइक एलिफेंट सिटिंग इन योर रूम एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। यूएन को ठेंगे में रखता है चाइना, कैसे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सर क्या इन स्थितियों में चीन को घेरे जाने की आवश्यकता नहीं है क्या सर? मैं आपसे जानना चाहता हूं रंजीत साहब। देखिए, एम्बेसडर साहब ने जो बोला बिल्कुल ठीक है, ये इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है, बट आप समझिए कि हम परमानेंट मेंबर नहीं हैं, लेकिन हम मेंबर हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। और ये भी है कि पूरी दुनिया जाननी चाहती है कि ये हुआ क्या, चीन से क्या हुआ। तो जरूर प्रधानमंत्री आर्थिक स्थिति के बारे में मांगेंगे, कोऑपरेशन विद ईयू, क्योंकि चाइना से हम संबंध बंद कर रहे हैं। आपने तो अभी बोला हर एक प्रोडक्ट में लिखा जाएगा कि चाइनीज प्रोडक्ट है, उनकी कमी हो जाएगी उनको। ऐप से तो वो डरे हैं, आज वो बोल रहे हैं $6 बिलियन टिकटॉक का लॉस हो गया है। तो कोर्ट केस में हमारे इंडियन जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो मैं एक रिस्क ले रहा हूं। मैं बोलूंगा हमारे जो प्रधानमंत्री है, ऑरेटर हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, उनकी जो बातचीत है सोच समझ के, शायद चीन का नाम नहीं लगाएंगे, लेकिन बताएंगे ये पाकिस्तान चीन भारत पे कितना असर कर रहा है, और उनको ये बताएंगे कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए। नाम न लें, लेकिन पूरी स्थिति बनाएंगे कि हमने क्या किया और क्या मर्यादा भी रखी जाएगी, लेकिन मौका भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये कहा जा रहा है। सज्जनहार साहब की ही तर्ज पर बाकी मेहमानों ने भी ये कहा, इसमें मर्यादा का ख्याल भी रखा जाएगा लेकिन छोड़ा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है बहल साहब कि पूरी दुनिया में आज सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे बड़ी खतरे की घंटी अगर कोई बजा रहा है तो चीन ही तो बजा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर कोविड को अगर हम देखें तो वो भी कहां से शुरू हुआ है, चीन से। और कोविड की वजह से आज मेजर इकोनॉमीज जो हैं वो रिग्रेशन में चली गई हैं और उनके जो जीडीपी ग्रोथ रेट्स हैं वो नेगेटिव में चले गए, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा गरीब लोग भुगत रहे हैं। और ये इशू को बाहर निकल के आना चाहिए कि जो गरीब लोग आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सफर कर रहे हैं वो चीन की वजह से है। और दूसरा, चाहे वो नाम ना लिया जाए चीन का, लेकिन ये जरूर बताया जाए। और दूसरी चीज बताई जाए कि अभी अगर इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को कोई खराब कर रहा है तो वो भी चीन है, और उसका डायरेक्ट खामियाजा अगेन गरीब लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं चीन हर हालत में इस समय घिरा हुआ है और उसको घेरना भी चाहिए, और इनडायरेक्टली इस बात को जरूर उठाना चाहिए। मैं कर्नल दानवीर से भी यह बात समझना चाहूंगा। कर्नल दानवीर, उससे पहले संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह कहा जाना कि गरीबी के खिलाफ सबसे बढ़िया लड़ाई अगर इस दौर में किसी ने लड़ी है तो हिंदुस्तान ने लड़ी है। सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आने वाला अगर कोई मुल्क है तो अपने यहां पे हिंदुस्तान है।
क्या यह एक इशारा है यूएन की तरफ से? और क्या इस संदर्भ में जिक्र करते हुए भारत इसका जिस तरीके से युद्ध थोपा जा रहा है पूरी दुनिया पर, कोविड थोपा गया पूरी दुनिया पर, इकोनॉमी ठप कर दी गई पूरी दुनिया की, तो क्या जब सोशियो इकोनॉमिक्स परिदृश्य में बात होगी तो चीन का बगैर नाम लिए भी असल में उसी की ही बात हो रही होगी? कर्नल दानवीर। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप नरेंद्र मोदी का स्पीच का इतिहास देखें तो नरेंद्र मोदी कभी किसी का नाम नहीं लेते हैं, किसी मुल्क का नाम नहीं लेते हैं। वो इशारों में बहुत बड़ी और मजबूत बात रखते हैं। और सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट का आपने जहां तक जिक्र किया, हिंदुस्तान एक मुल्क है जिसने 6 करोड़ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा के लेके आया। हिंदुस्तान एक मुल्क है जो कितना राशन जो है, खाना जो है वितरण कर रहा है इस कोविड-19 की सिचुएशन में, जो हम 30 नवंबर तक हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो एक बहुत मास लेवल पर हम वितरण कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत दर्शाता है, हिंदुस्तान का एक रिजॉल्व आगे पेश होता है, हिंदुस्तान की मजबूती एक पेश होती है कि वो किस प्रकार से कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। और इस कोविड-19 के दौरान हमारे को संयुक्त चुनौती पाकिस्तान ने भी दी और चाइना ने भी दी। चाइना के सामने जिस तरीके से हिंदुस्तान खड़ा हुआ और चाइना की आंख में आंख मिलाकर और चाइना की ललकार को नीचे कराया और पूरी दुनिया को अपने साथ लामबंद किया, ये एक काबिले तारीफ है। और हिंदुस्तान का कद दुनिया में इस वजह से बहुत ऊंचा बढ़ गया है। और जितने छोटे छोटे मुल्क जो अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रहे थे चाइना की वजह से, आज उनको सांस लेने का मौका मिला है। और यही नतीजा है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मैं एक बात यह समझना चाहता हूं कि हिंदुस्तान तो जो वचन देता है उसको निभाता है, उसको निभाने की पूरी कोशिश पूरी शिद्दत के साथ करता है। और यही दिखा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेवलपमेंट के जो गोल सेट किए गए, हिंदुस्तान उसको भी पूरी तरह से निभा रहा है। क्लाइमेट कन्वेंशन जो तय हुआ उसको भी पूरी तरह से निभा रहा है। लेकिन चाइना तो ये कहता है और वहां ये कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड मेमोरेंडम दे आर जस्ट पीस ऑफ पेपर्स, इफ इट सूट्स ओके, अदरवाइज टेयर देम अपार्ट। इस तरह का रवैया रखने वाले देश के साथ यूएन को क्या कुछ निर्णायक नहीं करना चाहिए? किस तरीके से यूएन को यूएन में रहते हुए चीन ठेंगे पर रखता है? आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से उसने बार बार यह बताया है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से तय किए गए कायदे वो जब तक उसको सूट कर रहे हैं वो मानेगा, अगर सूट नहीं कर रहे हैं वो नहीं मानेगा। देखिए जरा इसको, यहां पर आपको साउथ चाइना सी दिखाई दे रहा है। साउथ चाइना सी, मैं उस पर जाऊं लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि 1982 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियम बनाए गए थे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से और उसमें यह तय किया गया था, हालांकि इसके पहले 1958 और 1960 में भी बैठकें हुई थी, लेकिन उसके बाद जो ये बैठक हुई उसमें ये नियम तय हुए और 1994 से ये नियम लागू हुए। ये नियम क्या है पहले वो मैं आपको बता दूं और इन नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाता है यूएन में रहते हुए। यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर चीन, वो उसके बाद बात करेंगे। ये देखिए, ये है, मान लीजिए कि ये कोई देश है और ये उसकी जमीनी सतह है। अगर इस जमीनी सतह के बाद यहां से ये समुद्र शुरू हो रहा है तो इसको अलग अलग जोन्स में बांटा गया है नॉटिकल माइल्स के हिसाब से। नॉटिकल माइल्स समुद्री दूरी नापने की एक विशेष व्यवस्था है जिसमें आंतरिक जल क्षेत्र जो होता है वो जल क्षेत्र होता है जो ज्वार भाटे की वजह से अंदर आने वाला पानी होता है। अंदर आ गया पानी जो है, जैसे यहां से अगर पानी शुरू हो रहा है और मान लीजिए किसी वजह से वो अंदर आता है, वो आंतरिक जल क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 12 नॉटिकल माइल तक होगा तटवर्ती जल क्षेत्र जो कि टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री कहलाती है। और इसमें जिस तरीके से यहां जमीन में जो नियम लागू होते हैं सॉवरेनिटी के, सुरक्षा के, वही नियम यहां पर लागू होते हैं आंतरिक जल क्षेत्र में और तटवर्ती जल क्षेत्र में। लेकिन उसके बाद कॉन्टिगुअस या समीपवर्ती जो जल क्षेत्र होता है उसमें जो नियम होते हैं वो, उनमें नियम तो लागू होते हैं लेकिन थोड़ी शिथिलता के साथ। मसलन यहां से दूसरे देशों के जहाज होकर निकल सकते हैं बशर्ते वो इंटिमिडेट ना करने वाले हों, उनकी जो यात्रा हो वो निश्चल हो और किसी तरीके के षड्यंत्र की वजह से ना हो रही हो। इसमें हालांकि कस्टम्स के नियम लागू होते हैं, इसमें पॉल्यूशन के नियम लागू होते हैं, इसमें यह भी देखा जाता है कि ट्रैवल से संबंधित खास तरीके की एडवाइजरी यहां पर लागू होती है। लेकिन हॉट परस्यूट यहां पर भी किया जाता है अगर कोई देश आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र के तहत जहाज भेज रहा है तो। उसके बाद होता है अननयन आर्थिक क्षेत्र जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, वो यहां तक होता है। तो पहले आपने यहां देखा 12 नॉटिकल माइल तक तटवर्ती जल क्षेत्र, उसके बाद और 12 तो 24 हो जाएगा, 24 नॉटिकल माइल तक समीपवर्ती जल क्षेत्र और उसके बाद अगर आप आएंगे तो 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यहां तक जो होता है समुद्र की पूरी
परिसंपदा पर वहां के देश का हक होता है, जिसके तट से लगा हुआ ये इलाका होता है। मसलन यहां से अगर प्राकृतिक गैस निकाली जाएगी, तेल निकाला जाएगा, यहां की जो मछलियां होंगी वो उस जगह का, उस देश का हक होगा। और उसके बाद जो ये होता है, ये हाई सी कहलाता है, उच्च सागर। ये नॉर्मल आवाजाही के लिए हर एक देश के लिए ये खुला हुआ होता है। लेकिन चीन क्या कर रहा है? चीन दक्षिण चीन सागर में इन तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए, दूसरों के अधिकार क्षेत्र में एनक्रोच करते हुए खुद को स्वाभाविक दावेदार बता रहा है। इसी को लेकर फिलीपींस ने शिकायत की थी और 2016 में 12 जुलाई 2016, अगर मेरी स्मृति ठीक है, तब यह फैसला आया था। हेग में जो ट्रिब्यूनल है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, उसने यह कहा था कि यह गलत है। लेकिन चीन को जब यह फैसला दिया गया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की तरफ से, उसने इस फैसले को फाड़कर फेंक दिया, बोला मैं इसको नहीं मानता। ठेंगे पर रखता है वो WHO को। देखा आपने क्या जानकारियां दी हैं उसने कोविड के दौरान? क्या उसने सही जानकारियां दी हैं? क्या यूनाइटेड नेशन के जिम्मेदार मेंबर को यह करना चाहिए? जाहिर है नहीं, लेकिन वो UN को ठेंगे पर रखता है। परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, UN को लेकर उसका रवैया किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज जब सोशियो इकोनॉमिक परिदृश्य पर बातचीत होगी तो प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा जाएगा, और पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर रहने वाली हैं कि क्या इसमें बहुध्रुवीयता के तहत मल्टीलैटरल बातें की जाएंगी, या चीन को लेकर स्पेसिफिक भी कोई इशारा हो सकता है। यूनाइटेड नेशन के लिए असेट की जगह लाइबिलिटी बन चुके इस देश के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, यह अब तय होने वाला है। प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन में क्या कहेंगे? विश्व नायक, रात 8 बजे TV9 भारतवर्ष पर। लेकिन अब मैं अपने मेहमानों की तरफ चलता हूं और ये चतुर्वेदी साहब, मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि ये किस तरीके का देश है। परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल और UN को वो जूते की नोक पर रखता है। चीन एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना देश कहूंगा मैं, और इसकी जितनी भी हरकतें हैं, क्योंकि इनका एक स्टेट क्राफ्ट है जिसमें धोखा लिखा हुआ है, डिसेप्शन इज पार्ट ऑफ द स्टेट क्राफ्ट। ये बड़ा ही अफसोसजनक है कि वो सोचता है कि मानवता कुछ नहीं है, मनुष्यता कुछ नहीं है, विश्वास का कोई मतलब नहीं है। जब तक मेरा मतलब आई, मी एंड माई सेल्फ है, तब तक सब कुछ ठीक है। लेकिन जहां दूसरे हिंदुस्तान की बात है तो हम तो वसुदेव। सर, ये उसने तय किया है ना, क्या बाकी की दुनिया ने भी कुछ तय किया है? या फिर जैसा हम मोहल्ले में देखते हैं, ऑफिसों में देखते हैं, घरों में देखते हैं, जो बिगड़ैल होता है उसको लेकर कह दिया जाता है ये तो ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि न्यूसेंस वैल्यू वाले को झेलने के लिए हर कोई मजबूर है। क्या बहल साहब ये जान सकता हूं कि क्या अब उसको कहा जाएगा 10 फॉर नो फर्दर? सबसे पहले कहूंगा कि बहुत सोची समझी एक स्ट्रैटेजी के अंदर ग्लोबल पावर बनने के लिए, अमेरिका को डिस्प्लेस करने के लिए चीन पहले साउथ चाइना सी के अंदर 90% एरिया को क्लेम कर रहा है और साथ में अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है। तो ये मत सोचिए कि वो खाली इस वजह से कर रहा है कि उसकी आदत है, उसकी ये सोची समझी चाल है। चाहे वो कोई भी प्रेसिडेंट हो, अगला प्रेसिडेंट आता है वो उसी स्ट्रेटेजी को आगे लेके जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है सर कि CCP ने कई देखे, लेकिन शी जिनपिंग जैसा अंधा एम्बिशियस आदमी नहीं देखा, और वो अपने ही मुल्क को दांव पर लगाने में लगा हुआ है। क्या रंजीत साहब ये वाकई जिनपिंग की अति महत्वाकांक्षा है या देश ही ऐसा है? ये देखिए, चीन एक दिमाग का देश है, वो चोरी चकारी भी करता है। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि ये इतिहासी पानी मेरा है, कहीं से मैप निकाल दिया और 9 डॉट लाइन बना दी। और वहां जो छोटे छोटे पत्थर थे, जो आइलैंड नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक समझाया, 12 किलोमीटर तक हमारा टेरिटोरियल भारत है। 24 किलोमीटर तक किसी ने कुछ गलती की तो हम उसको वहां तक ले जाके लीगल सिस्टम कर सकते हैं, और 200 किलोमीटर तक। लेकिन सर ये मानते हम है ना, के नीचे वो है, उसको कौन मनवाएगा? मैं बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अशोक सज्जनहार साहब, देखिए, मेरे विचार से अब जो घंटी है ये अमेरिका ने बांध दी है। आप इस सप्ताह के पहले जो वक्तव्य आए हैं माइक पोम्पियो का या और जो उच्च नेता हैं अमेरिका के, और अब उन्होंने 2 बेड़े भी वहां पर डाल दिए हैं और उन्होंने कहा है ये जो चीन
कर रहा है साउथ चाइना सी में, ये बिल्कुल अनलॉफुल है। और ये अनलॉफुल है तो ये भी अनलॉफुल था जो 15-16 की रात में गलवान में हुआ। हम तो हथियारों के साथ जा सकते थे, लेकिन हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको माना। कर्नल दानवीर हर जगह पर, हर स्तर पर तोड़ता है ये नियम। देखिए, चाइना जो है, चाइना की आदत पड़ गई थी, उसको ये समझ में आ गया था कि पूरी दुनिया उसके ऊपर आर्थिक रूप से डिपेंडेंट होती जा रही है। सारे मुल्क जो है स्वार्थी हो गए थे और चाइना की मनमानी और गुंडागर्दी को नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन ये सारी परिस्थितियां कोविड-19 के ब्रेक के बाद में चेंज हुई हैं और हिंदुस्तान से जब से चाइना ने पंगा लिया है और हिंदुस्तान जब खड़ा हो उठा है, तब से दुनिया को ये समझ में आया है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, चाइना को हमें रोकना पड़ेगा। अति सर्वत्र वर्ग गए। आप अपनी तरक्की की कहानी लिखते लिखते अगर अपनी सीमाओं को पार करेंगे तो आप अपने खात्मे की कहानी लिख देंगे, और चीन अब ये देखने वाला है। और इससे पहले कि अब मैं समापन करूं, फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि हमारे दर्शकों की कुछ टिप्पणियां हैं, उनके कुछ सवाल हैं, वो जल्दी से ले लेते हैं। ये सवाई सिंह संकरना कह रहे हैं कि चीन के खिलाफ हमारी सरकार की तरफ से हमारे सैनिकों के बलिदान के बदले हम कहां तक पहुंचे हैं, हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कर्नल दानवीर, कहां पर हैं हम अभी तक? देखिए, हम बिल्कुल मजबूती से खड़े हुए हैं। चाइना PP-14, PP-15, गोरा, हॉट स्प्रिंग यहाँ से पीछे हट चुका है, डेप्सांग के अंदर हमारे दबाव में है, और फिंगर 4 से वो थिन आउट हो गया है। और जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि ये गारंटी मैं नहीं देता हूं कि कैसे ये वार्ता सफल होगी या नहीं होगी, लेकिन ये जरूर आश्वासन देता हूं कि हमारी एक भी इंच वो अपने कब्जे में नहीं रख पाएगा। हमारी एक इंच जमीन उसके कब्जे में नहीं होगी। और हम ये भी ना भूलें कि हमने 43 निपटाए थे, 43, हो सकता है उससे ज्यादा, मान नहीं रहा वो। अगला इंजीनियर आदर्श त्रिपाठी कहते हैं चाइना व्यापारिक माध्यम से दूसरे देशों में अपना आधिपत्य जमाना चाहता है और पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे, इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है। उसे पता है भारत अपना पीओके लेगा, नहीं तो धारा 370 हटाई ही क्यों जाती। और ये बात बिल्कुल सही है अशोक सज्जनहार साहब कि उसी समय से और बौखलाया हुआ है चीन। बिल्कुल आपने ठीक कहा ये दिनेश, और ये जो इनका प्रश्न है बिल्कुल ठीक है। 5 अगस्त को ये हटाई गई और 16 अगस्त को आपको याद होगा चीन इस मुद्दे को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, परंतु वहां भी उसको बाहर निकाल दिया गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी बात सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। और मेरे विचार से अब जो जवाब मिला है, एक 15-16 जून की रात को और एक हमारी जो डिप्लॉयमेंट हुई है, बहुत ही मस्कुलर डिप्लॉयमेंट हुई है, मिरर डिप्लॉयमेंट हुई है, तो उससे मेरे विचार से संदेश चीन के पास बिल्कुल साफ चला गया है जो भारत उसके सामने झुकने वाला नहीं है। भारत झुकने वाला नहीं है और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत कितनी सफल होगी हमें नहीं मालूम। सफल हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सफल नहीं होती तो हमको दूसरे तरीके भी आते हैं। और जाहिर है भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। आज के लिए इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।